Hey, hi, hello everyone. Is the audio, video, everything clear? Good afternoon, guys. How are you all? Chalo. Are we live? Are we live? Is the audio and video everything okay? Tell me. हाँ मैम तो चलो let us start with our today's session. Hello everyone and welcome back to our indirect taxes inter batch. आ जाओ. हमने कल क्या स्टार्ट किया था मैम? कल हमने स्टार्ट किया था इम्पॉर्टेंट टर्म्स. एज सच अगर देखने जाएंगे तो CGST एक्ट का सेक्शन नंबर 2 जिसमें सारी डेफिनेशंस है वो हमने चालू किया था. याद है क्या क्या पढ़ा था? चलो मैम चेक कर लेते हैं. सबसे पहले हमने देखा कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है. मैम ऐसे कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन जो करने से टैक्स का लेवी ट्रिगर हो जाता है, जो करने से टैक्स लगने लग जाता है, उसको क्या बोला जाता है? टैक्सेबल इवेंट बोला जाता है. जल्दी जल्दी से मुझे बताओ जीएसटी का एकमात्र कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट कौन सा है? मैम जीएसटी का एकमात्र कॉम्प्रिहेंसिव टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई. जब भी हम गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करेंगे तो जीएसटी अप्लाई हो जाएगा. फिर हमने बात करी थी पर्सन की. अब पर्सन का मतलब क्या? सिर्फ कोई एक इंडिविजुअल पर्सन होता है क्या? नहीं मैम, पर्सन में तो इंडिविजुअल्स तो आ ही जाएंगे, प्लस HUF, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, AOP, BOI, बॉडी कॉर्पोरेट, जो भी ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? पर्सन हो जाते हैं. उसके बाद हमने देखा था गुड्स. तो देखो जीएसटी कौन सा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है. तो पहले हम ये समझेंगे कि गुड्स क्या होता है. देखो गुड्स की डेफिनेशन, चलो आप लोग मुझे बताओगे क्या गुड्स की डेफिनेशन? कल मैंने आपको पूरी लर्न करवाई थी. लेट अस चेक. गुड्स मींस, गुड्स मींस अदर देन बट इंक्लूड्स. कैसे लर्न करते हैं हम इसको? गुड्स मींस अदर देन but includes. Ma'am, goods means every kind of movable property. Goods means every kind of movable property other than मनी एंड सिक्योरिटी. मतलब हर मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, लेकिन हो सकता है मनी सिक्योरिटी मूवेबल हो, लेकिन फिर भी उसको तो कभी भी गुड्स मानना ही नहीं है. और बट इंक्लूड्स बोलेंगे तो हो सकता है कोई ऐसी चीज जो एक्चुअली मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेंगे. तो बट इंक्लूड्स में आएगा एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या एनीथिंग दैट इज अटैच्ड टू लैंड, और वी कैन से फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच इज अग्रीड टू बी, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? अग्रीड टू बी सेवर्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई. इसको हम क्या मान लेंगे? गुड्स मान लेंगे. याद थी डेफिनेशन? हाँ कि ना? होनी ही चाहिए, हमने बहुत बार रिवाइज करी थी. ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं. मनी क्या होता है? सिक्योरिटी क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? ऑनलाइन गेमिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब भी हमने देखा था. तो मैम देखो मनी का मतलब तो क्या? जो अपना इंडियन लीगल टेंडर है, इंडियन रुपी, वो तो है ही, प्लस कोई भी फॉरेन करेंसी, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट, पे ड्राफ्ट, डिमांड ऑर्डर, ये जो भी चीजें जिनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर लेती है? रिकॉग्नाइज कर लेती है, इनको मनी कह दिया जाता है. लेकिन अगर ऐसा कोई करेंसी है जो हमने उसकी न्यूमिस्मैटिक वैल्यू के लिए होल्ड कर रखा है, तो इसको हम मनी नहीं मानते हैं. और अगर इसको हम मनी नहीं मानेंगे तो ये गुड्स बन जाएगा, तो इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा. एक सर्कुलर ने क्लियर कर दिया था कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर, इसको भी क्या मान लेना? मनी ही मान लेना, और इस पे भी जीएसटी मत लगाना. उसके बाद सिक्योरिटी क्या बोलता है? तो मैम शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में राइट जो भी है, इन सबको हम क्या मानते हैं? सिक्योरिटी मान लेते हैं. इसमें एक चीज पढ़ाई थी डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स को लेके. बोलो जब हम लोग फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स को कैश सेटल करेंगे या नेट सेटल करेंगे तब क्या होगा, एंड अगर हम उन्हें डिलीवरी से सेटल करेंगे तब क्या होगा? चलो चलो फटाफट से मुझे आंसर दो. यस मैम.
जब हम इनको क्या करेंगे, नेट सेटल करेंगे या कैश सेटल करेंगे, तब तो हम इनको सिक्योरिटी ही मान लेंगे। सिक्योरिटी मान लेंगे मतलब वो गुड सर्विसेज नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर हम कमोडिटी फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स को डिलीवरी से सेटल करेंगे, तो डिलीवरी से सेटल करने पे क्या हो जाएगा, उनको गुड्स माना जाएगा, और अगर गुड्स माना जाएगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी भी लग जाएगा। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम क्या बोलता है, एक्शनेबल क्लेम बोलता है कि भाई कोई भी ऐसा क्लेम जिसके लिए सिविल कोर्ट में आप जा सकते हो, सिविल कोर्ट जिसको रिकॉग्नाइज करेगा, आपको ग्राउंड्स ऑफ रिलीफ देगा, अनसिक्योर्ड डेट आएगा, यहाँ पे सिक्योर्ड डेट नहीं आएगा। कोई भी ऐसी चीज जो कंटिजेंट है या नॉन कंटिजेंट है, एग्जिस्टेंट है, नॉन एग्जिस्टेंट है, होने वाली है, नहीं होने वाली है, हमको नहीं पता, लेकिन अगर होती है तो हम क्या बोलेंगे कि हम इसके सामने सिविल कोर्ट में जाके और एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक्शनेबल क्लेम हमें लर्न करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स थे जो मैंने आपको बोला था कि आपको लर्न करना है। चलो फटाफट से मुझे सबके सब कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स कौन से थे। एनर्जी मेरे को हाई चाहिए। आज से अपना क्लास लास्ट में होने लग गया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग एकदम ऐसे मरे मरे से रहो। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हैज टू गिव मी आंसर्स। चलो फटाफट से। मैम देखो, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग कैसे याद करवाया था, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो। मैम ऐसे तो हम भी लिख के दे सकते थे, तो लिख देते। कुछ लिखना है मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको याद है, आलस आता है तो पूरा लॉटरी का स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन राइट लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कसिनो। ऑनलाइन गेमिंग क्या बोलता है, कोई भी गेम जो हम इंटरनेट पे खेल सकते हैं या ओवर किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क खेलते हैं उसे ऑनलाइन गेम कहा जाता है। और पर्टिकुलरली ऐसा ऑनलाइन गेम जिसमें प्लेयर को या तो पे करना पड़ता है या डिपॉजिट करना पड़ता है, क्या, मनी इज वर्थ वर्चुअल डिजिटल असेट। क्यों, क्योंकि उसको ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि वो विन करेगा। मनी इज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल असेट, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन मनी गेम बोल देते हैं। अब आप इसको गेम बोलो, स्कीम बोलो, कंपटीशन बोलो, एक्टिविटी बोलो, कुछ भी बोलो, ये परमिसिबल है, नॉट परमिसिबल है, स्किल से मिलता है, लक से मिलता है, चांस से मिलता है, हमें कुछ नहीं पता। हम तो सबको क्या ही मान लेंगे, ऑनलाइन मनी गेमिंग विच इज अ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। उसके बाद अपन ने देखा था जीएसटी के रिलेटेड पर्सन। बोलो ना, कौन होते हैं जीएसटी के रिलेटेड पर्सन। फटाक फटाक से आंसर देंगे। चलो वासु बताएंगे क्या इसका आंसर। वासु, जीएसटी के रिलेटेड पर्सन कौन। मैम जीएसटी के रिलेटेड पर्सन होते हैं सोफा कोप्स। जीएसटी के रिलेटेड पर्सन कौन है, सोफा कोप्स। सो का मतलब होता है सोल एजेंट, सो का मतलब सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर। फा का मतलब फैमिली। और मैम फैमिली में भी एकदम सिंपल है, अगर स्पाउस और चिल्ड्रन है तो ऑलवेज रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर है, वो अगर हम पे डिपेंडेंट होंगे तो रिलेटेड होंगे, अदरवाइज रिलेटेड नहीं होंगे। सी का मतलब क्या आ जाएगा, कंट्रोल। और इसमें अगर एक एंटिटी 2 लोगों को कंट्रोल करता है ना, तो वो 2 भी आपस में क्या हो जाते हैं, रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं। ओ बोलता है ऑफिसर, डायरेक्टर इन वन अनदर्स बिजनेस। पी बोलता है लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर। ई से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। और एस से क्या आ जाएगा, शेयर्स जिसका होल्डिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू 25%। और यहाँ पे भी हमें ट्राइंगल याद रखना है कि अगर एक पर्सन 2 लोगों में मोर देन इक्वल टू 25% शेयर्स होल्ड करता है तो ये 2 लोग भी आपस में क्या हो जाते हैं, रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं। इतना हमने कल कंप्लीट करा था। चलो इतना हमने कल कंप्लीट किया था। सबको सब कुछ क्लियर है या किसी को कोई डाउट है, बोलो फटाफट से। 10 मिनट भी हमको नहीं लगते हैं सारी चीज को रिवाइज करने में। परफेक्ट मैम। चलो तो आज जो अपने रिमेनिंग टर्म्स है उनको अपन 1 बाय 1 फिनिश करेंगे। नेक्स्ट इन द लाइन इज बिजनेस। अब देखो बिजनेस आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो जो आपको लर्न करना पड़ेगा वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी। जैसे गुड्स लर्न करना था, सर्विसेज लर्न करना था, रिलेटेड पर्सन लर्न करना था, तो मैंने आपको करवा दिया। बिजनेस आपको सिर्फ समझना है, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैम। बिजनेस की डेफिनेशन क्या बोलती है, चलो बिना डेफिनेशन समझाए मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछती हूं, आप मुझे आंसर देना, क्या वो बिजनेस है या वो बिजनेस नहीं है। लेटेस्ट से युक्ति ने एक काम चालू किया। युक्ति बहुत अच्छा बेकिंग करती है। युक्ति इतना मस्त ऐसा बेकिंग करती है कि सब लोग युक्ति को बोलते थे कि बेकरी खोल ले, बेकरी खोल ले। युक्ति एकदम ऐसे एक्साइटेड हो गई। युक्ति ने सोचा यस। युक्ति ने क्या किया, ऐसे ही शौक में क्या किया, कुकीज बनाई घर पे, केक्स बनाई, पेस्ट्रीज बनाई और फिर लोगों को बेचना चालू कर दिया। बोलो क्या युक्ति बिजनेस कर रही है।
क्योंकि अभी युक्ति नई नई है ना, तो ऐसा मुश्किल से पूरे महीने में उसको एक आध दो ऑर्डर आते हैं। पूरे साल में भी मान लो तो युक्ति ने इस बार क्या करा है, लॉस ही करा है कि भाई इतना महंगा महंगा कुकीज का बटर और सब सामान आता है एंड उतना तो शायद वो कमा भी नहीं पाती है। तो युक्ति ने एज सच देखने जाओ तो लॉस ही कर लिया है। पूरे साल में हार्डली 10 बार ऑर्डर आए होंगे। तो क्या मैं ऐसा मानूं कि युक्ति बिजनेस कर रही है? क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2। मानते हैं हम लोग कि जिया को कुछ तो पैसों की जरूरत थी, इसलिए जिया ने क्या किया, अपनी जो पर्सनल ज्वेलरी थी, जिया के पास उसके इयररिंग्स पड़े थे, मान लो ब्रेसलेट पड़ा था, उसकी पर्सनल ज्वेलरी थी, वो जाके क्या कर दी, सेल कर दी। तो क्या ये बिजनेस हुआ क्या? बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, कहां पे आपको लगता है बिजनेस कर रहे हैं और कहां पे आपको लगता है कि बिजनेस नहीं कर रहे हैं? टेल मी। चलो जल्दी जल्दी आंसर तो देना ही पड़ेगा। हाँ मैम, देखो फर्स्ट में तो हम बिजनेस कर रहे हैं और सेकंड में हम बिजनेस नहीं कर रहे। ऐसा कैसे खुद ही पता चल गया? ऐसा कैसे हमको खुद ही पता चल गया सबको कि मैम फर्स्ट बिजनेस सेकंड बिजनेस नहीं है? दोनों में ही हमने कुछ तो बेचा, दोनों में हमने कुछ बेचा और पैसा कमाया। तो पता कैसे चला मैम? क्योंकि इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलती है कि फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती। मतलब हो सकता है पूरे साल में आपका ना 10 महीने तो बिजनेस बंद ही रहता है। सीजनल बिजनेस है मान लो, पूरे साल में सिर्फ रेनी सीजन में हमारा बिजनेस चलता है तो हम तभी उसको खोलते हैं। वॉल्यूम एज इन पूरे साल में सिर्फ 10 ही ऑर्डर आए, वॉल्यूम बहुत कम है, फर्क नहीं पड़ेगा। कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, ये सब कोई प्री रिक्विजिट है ही नहीं। हम बोलते हैं कि अगर पूरे साल में सिर्फ एक प्रोडक्ट भी बिका ना, तो भी इंटेंशन तो बिजनेस का था, तो उसको हम बिजनेस ही मानेंगे। यानी अगर क्वेश्चन कुछ भी बोले कि हमने लॉस करा है, हमने पूरे साल में बहुत कम सेल किया है, या हम सिर्फ साल में 3 महीने काम करते हैं बाकी बंद रहते, कुछ भी हो, द इंटेंशन इज ऑफ बिजनेस ना, तो उसको हम क्या मान लेंगे? बिजनेस मान लेंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अभी बिजनेस का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता है। मान लो कि मैं सीए हूं, मैं पढ़ा रही हूं, मतलब मैं प्रोफेशन में हूं, वोकेशन में हूं, तो क्या ये भी बिजनेस है? हाँ, बिजनेस का मतलब सिर्फ कुछ खरीदना कुछ बेचना नहीं होता। जीएसटी बोलता है आप मैन्युफैक्चरिंग करो, कॉमर्स करो, ट्रेड करो, प्रोफेशन करो, वोकेशन करो, कुछ भी करो, हम सबको क्या मानते हैं? बिजनेस ही मानते हैं। मान लो इवन तो आपको उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा, आपको लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी हम उसको क्या मान लेंगे? बिजनेस ही मान लेंगे। और सिर्फ वो चीज नहीं, अगर आपके बिजनेस के रिलेटेड एंसिलरी भी आप अगर कोई और एक्टिविटी कर देते हो तो उसको भी अपन बिजनेस मानेंगे। मैम इसका क्या एग्जांपल हुआ? लेट अस से मेरा काम है वॉच बेचना, मेरी एक शॉप है, मैं वॉचेस खरीदती हूँ, वॉचेस बेचती हूँ, कंपनीज की मैंने डीलरशिप ले रखी है। अब ऐसे केस में अगर किसी की वॉच खराब हो जाए, मान लो सेल खत्म हो जाए, किसी को सेल डलवाना है, तो मैं उसके रिलेटेड ऐसे छोटी मोटी क्या करती हूँ, लोगों को सर्विस भी दे देती हूँ। वॉच रिपेयरिंग मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस वॉच सेलिंग है, लेकिन हाँ फिर भी किसी को रिपेयरिंग की जरूरत हो तो मैं मना नहीं करती, मैं कर देती हूँ। तो क्या ऐसी कोई और इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटीज जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है उसको भी अपन बिजनेस मानेंगे क्या? द आंसर इज यस। हम क्या बोलेंगे? सेम नेचर की आप कोई भी कैसी भी एक्टिविटी कर दो। अब देखो बुक बेचना तो मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा बिजनेस क्या है? बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को लेक्चर्स देना। लेकिन अगर किसी को सिर्फ बुक चाहिए तो क्या मैं बेच देती हूँ? हाँ। क्या उसमें कुछ पैसा कमाते हैं हम लोग? नहीं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई कोई एक्टिविटी सेम नेचर की है, मान लो वॉल्यूम नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, आपके बिजनेस के अगर रिलेटेड भी है ना और आप उसको कर रहे हो, तो उसको भी हम किस में गिन लेंगे? बिजनेस में ही गिन लेंगे। उसके बाद अगर आप कैपिटल गुड्स का सेल परचेस करते हो इन रिलेशन टू योर बिजनेस, तो वो भी आपका बिजनेस है। मैम इसका एग्जांपल बताओ। लेट्स से मेरी एक कपड़ों की दुकान है ना, मेरी एक क्लोथ शॉप है रिद्धि गारमेंट्स नाम से। अब वहां पे क्या हुआ, तो मेरा मेन बिजनेस क्या हुआ? कपड़े खरीदना और कपड़े बेचना। हावेवर अगर कोई कस्टमर शॉप में आता है तो उसको कपड़े दिखाने के लिए मैंने क्या किया, ऐसा वुडन फर्नीचर खरीद लिया। ऐसे वुड की मैंने क्या करी, ओपन अलमारीज खरीद ली, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन साइज वाइज सारे कपड़े अरेंज कर दिए। अब एक बात बताओ कि ये जो मैंने फर्नीचर खरीदा ना, क्या ये भी मेरा बिजनेस माना जाएगा? और फिर मानो कि थोड़ा टाइम बाद मेरे को लगा कि अरे यार ये वुड में तो उधर ही आ जाएगी, दीमक आ जाएगा, एक काम करती हूँ इनको हटाती हूँ, एल्यूमिनियम के फ्रेम्स ले आती हूँ। तो मैंने ये वुड वाले बेच दिए और एल्यूमिनियम के फ्रेम्स ला दिए। तो अगेन यहाँ पे मैंने कुछ असेट लाया, कुछ फर्नीचर लाया, तो क्या ये भी मेरे बिजनेस के रिलेटेड ही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बोलो। The answer is yes माना जाएगा।
फर्नीचर खरीदना और बेचना मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस क्या है? कपड़े खरीदना, कपड़े बेचना। लेकिन उसके रिलेटेड अगर कोई कैपिटल गुड्स भी मुझे लग गया, कपड़ों को रखने के लिए मुझे अलमारी खरीदनी पड़ गई, तो वो भी क्या हो जाएगा? मान लो दुकान में गर्मी लगती है, मैंने एसी खरीद लिया, तो वो एसी भी मेरा क्या हो जाएगा? बिजनेस के रिलेटेड ही हो जाएगा। तो ये सारे असेट्स भी जो हम लोग यूज करते हैं, हो सकता है डायरेक्टली बिजनेस में यूज नहीं हो रहे, डायरेक्टली उसका ट्रेडिंग नहीं कर रहे, पर कहीं ना कहीं वो हमारे बिजनेस के काम के हैं ना, तो उनको भी हम क्या मानते हैं? बिजनेस रिलेटेड ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो, बंद कर रहे हो, उसके रिलेटेड आप कोई कैपिटल गुड्स सर्विसेज वगैरह भी अगर ले लेते हो, तो वो सब भी आपका क्या हो जाता है? बिजनेस ही हो जाता है। उसके बाद मानो कोई क्लब है, कोई एसोसिएशन है जो आपसे फीस लेके आपको मेंबर बना लेता है। लेट्स से रोटरी, रोटरी के बारे में सुना है सबने? हाँ मैम, रोटरी क्लब। अब मानो आपको अगर इसका मेंबर बनना है तो क्या करना पड़ता है? इनकी कुछ ईयरली फीस होती है, वो पे करो और आप क्लब के मेंबर बन जाओगे, क्लब के बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हो। तो ऐसे केस में ये जो क्लब्स है, जो एसोसिएशंस है, जो लोगों से फीस लेते हैं और उनको मेंबर बनाते हैं, क्या ये भी एक बिजनेस है? यस। अगर आपको किसी जगह पे एंट्री लेनी है, चलो इसका एग्जांपल आप मुझे दोगे क्या? कि किसी जगह पे मुझे एंट्री लेनी है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो वो भी एक बिजनेस है। चलो इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ, लेट अस से स्नो पार्क। अब ये जो स्नो वर्ल्ड, स्नो पार्क्स होते हैं, तो इसमें अगर आपको जाना होता है तो आपको एक टिकट लेना पड़ता है। उनका बिजनेस क्या है? बस आपको अंदर जाने के लिए एक टिकट देना, तो वो भी बिजनेस हुआ क्या? हाँ। वैसे कोई मुझे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे सकता है कि एडमिशन फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस, बस किसी जगह में घुसने के लिए, एडमिशन लेने के लिए भी जो मुझे पैसे देना पड़ता है, तो वो भी उसका क्या है? बिजनेस है। इसका एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, स्नो पार्क हो गया, वाटर पार्क हो गया, जू हो गया। और कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है जहां पे हमें सिर्फ अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, तो वो भी क्या हो जाता है? एक बिजनेस हो जाता है। ये जो भी मान लो इमेजिका है, स्नो वर्ल्ड्स है, थीम पार्क्स है, जूस है, सैंक्चुरीज है, प्लैनेटेरियम्स है, म्यूजियम्स है, तो इन सबके सिर्फ हमको क्या? अंदर जाने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन प्रीमाइस में घुसने के लिए हमको जो पैसे देना पड़ता है, तो वो भी उनका क्या हो जाता है? बिजनेस हो जाता है। आपको मानो किसी के कॉन्सर्ट में जाना है, तो कॉन्सर्ट की क्या लेनी पड़ती है? टिकट लेनी पड़ती है। तो बस वो टिकट बेचने वाले का भी वो क्या हो गया? बिजनेस हो गया अकॉर्डिंग टू जीएसटी। देन उसके बाद मुझे किसी पोस्ट पे रहने के लिए अगर कोई पैसा मिल रहा है, देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होते हैं तो वो अलग बात है, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? होल्डर ऑफ ऑफिस। ऑफिस एज इन मैं किसी पोस्ट पे रहने के लिए कोई रेम्यूनरेशन चार्ज कर रही हूँ, कोई अमाउंट चार्ज कर रही हूँ, तो वो भी मेरा क्या है? वोकेशन है, ट्रेड है, प्रोफेशन है। तो जो मैंने अपनी सर्विसेज दी है उस पोस्ट पे रहने के लिए, उसके लिए भी जो मुझे पैसा मिल रहा है, वो भी मेरा बिजनेस हो जाएगा। फिर ये हॉर्स रेस क्लब्स होते हैं। आप लोगों ने वो रेस 2 मूवी देखी होगी। रेस 2 स्टार्टिंग में सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, वो वहां पे वो लोग जो मिलते हैं, घोड़े की रेस देखने आए होते हैं, वहां पे लोग पैसा लगाते हैं, हॉर्स रेसिंग करते हैं, तो वो सब भी क्या है? एक तरीके का बिजनेस है। गवर्नमेंट भी अगर एज पब्लिक अथॉरिटीज कोई काम करती है, तो वो भी क्या हो जाता है? बिजनेस हो जाता है। मैम बिजनेस की डेफिनेशन आपने हमको क्यों पढ़ाई? क्योंकि आगे जाके हम सप्लाई के चैप्टर में ये चीज पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होता है ना, तो हम उस पे जीएसटी लगाते हैं। मान लो कि मैंने अपनी पर्सनल ज्वेलरी बेच दी थी, ठीक है, वो तो कोई बिजनेस नहीं है मैम, वो तो पर्सनल नेचर का है। तो ऐसे केस में मेरी पर्सनल चीजें बेचने पे मुझे कोई जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ता है। ये चीज हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी रेलेवेंस क्या है बिजनेस समझने का, कि हमको ये पता चले एटलीस्ट कि अगर कोई चीज बिजनेस है, तो एसेंशियली जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सिर्फ कमर्शियल चीजों पे लगता है, बिजनेस वाली चीजों पे लगता है। अगर आपने मान लो अपनी पर्सनल गाड़ी बेच दी, पर्सनल ज्वेलरी बेच दी, ऐसा कुछ भी किया ना, तो इन ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी नहीं लगता है। ओके मैम, बोलो समझ आया सबको? ये लर्न नहीं करना है, इसमें बस हमें समझना ही था। तो बिजनेस का मीनिंग क्या बोलता है कि भाई अगर आप कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, मैन्युफैक्चरिंग, वोकेशन कुछ भी करते हो, चाहे उसमें आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं भी हो रहा हो, आपको नुकसान भी हो रहा हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बिजनेस का इंटेंशन है, किसी जगह पे जाने के लिए, एंट्री के लिए पैसा है, किसी क्लब का मेंबर बनने के लिए पैसा है, हॉर्स रेस क्लब में लगाया गया पैसा है, बिजनेस से रिलेटेड कोई और गुड्स सर्विसेज का पैसा है, हर एक चीज को हम क्या मान लेते हैं? जीएसटी में बिजनेस ही मान लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मेरे को आंसर देना। लेट्स से सैलमन भाई को पेंटिंग का बहुत शौक है, तो ये सलमान भाई ने पेंटिंग्स बनाई ऐसी और इन पेंटिंग्स को बेच दिया। सलमान भाई ने पेंटिंग्स बनाई और पेंटिंग्स को बेच दिया, और ऐसा पहले से अनाउंस कर दिया था कि ये पेंटिंग बेच के जो भी पैसा मिलेगा, वो सारा पैसा मैं एक ट्रस्ट को डोनेट कर दूंगा। लेट अस फॉर नाउ अज्यूम कि बीइंग ह्यूमन क्या है? एक चैरिटेबल ट्रस्ट है।
तो सॉलमन भाई ने ऐसा बोल दिया कि पेंटिंग बना के मैं जो भी पैसा कमाऊंगा वो सारा पैसा मैं क्या करूंगा, एक ट्रस्ट में डोनेशन दे दूंगा। तो क्या इस केस में अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सलमान भाई का पेंटिंग बेचना बिजनेस है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, बताओ मेरे को जल्दी से लिख के कमेंट सेक्शन में। पहले से डिसाइडेड है, फाइनल है कि जो भी पैसा सॉलमन बॉय पेंटिंग बेच के कमाएंगे वो सारा पैसा एक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर देने वाले हैं। तो ऐसे केस में अपन को क्या लगता है, ये बिजनेस होगा पेंटिंग बेचना कि नहीं होगा? जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे। One student is saying yes and rest everyone is saying no. चलिए, the correct answer is कि सबका आंसर इनकरेक्ट है। चलिए, this is a business। अब मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ और आप खुद मुझे आंसर दोगे, है ना। लेट्स से मैंने ऐसा अनाउंस कर दिया कि भाई मैं यहाँ पे जीएसटी के लेक्चर्स बेच रही हूँ, आई एम सेलिंग जीएसटी लेक्चर्स, और ये लेक्चर बेच के मुझे जो भी पैसा मिलेगा वो सारा पैसा मैं एक गौशाला में दान कर दूंगी। मेरे पापा की गांव में एक गौशाला है, तो मैंने बोला कि भाई जो भी पैसा मुझे ये लेक्चर से मिलेगा, मुझे कुछ कमाना नहीं है, मुझे जो भी पैसा लेक्चर से मिलेगा वो सारा पैसा मैं तो एक गौशाला में डोनेशन दे दूंगी। तो इस केस में जब मैंने आपको लेक्चर्स बेचे, तो क्या उस लेक्चर्स पे आप बोलोगे कि बिजनेस नहीं है तो इस पे हम जीएसटी नहीं लगाएं? बताओ, मेरा ऐसा आप लोगों को लेक्चर बेचना क्या आपको लगता है बिजनेस होगा कि बिजनेस नहीं होगा? बोलो। वापस सब लोग सोच के मुझे आंसर देना। मैंने बोल दिया कि लेक्चर से जो पैसा कमाऊंगी सब गौशाला में दान कर दूंगी, तो लेक्चर बेचना मेरे लिए बिजनेस है कि नहीं है? मैम ये तो बिजनेस लग रहा है, क्योंकि जब लेक्चर्स परचेज करते हैं तब तो जीएसटी लगता है, तो ये तो बिजनेस है। तो अगर ये बिजनेस है, अगर ये बिजनेस है, तो सलमान भाई का पेंटिंग बेचना बिजनेस क्यों नहीं है? अब एक कॉन्सेप्ट समझना, लेक्चर बेचना बिजनेस है क्योंकि मैं उससे पैसा कमा रही हूँ, पेंटिंग बेचना बिजनेस है क्योंकि मैं उससे पैसा कमा रही हूँ। मैं तो नुकसान कर रहा हूं तो भी बिजनेस है, यहाँ तो मैं पैसा कमा रही हूँ, है ना। बिजनेस करने के बाद आप उस पैसे का क्या करोगे, उससे इस ट्रांजैक्शन पे थोड़ी ना असर पड़ेगा। समझो, मैं बोल रही हूं कि आज लेक्चर बेच के पैसा कमा लिया, ये तो बिजनेस हो गया। फिर इस पैसे को जब हम डोनेशन दे देंगे ना, तब हम बोलेंगे कि ये बिजनेस नहीं है। ये दो अलग ट्रांजैक्शन हो गए। आज आप जब मुझसे लेक्चर्स परचेस करते हो तो क्या आप पूछते हो कि मैम हम आपके लेक्चर परचेस कर रहे हैं, आपको जो पैसा मिलेगा उसका आप क्या करोगे? उससे आपको क्या करना हो सकता है, वो पैसा मैं तिजोरी में डाल दूं, उड़ा दूं, खर्चा कर दूं, दान दे दूं, बॉयफ्रेंड को दे दूं, चलो अब तो शादी हो गई मान लो हस्बैंड को दे दूं। तो भाई ऐसे केस में हम बोलेंगे कि बिजनेस होने के बाद उस पैसे का क्या होने वाला है, उससे इस बिजनेस ट्रांजैक्शन पे कोई असर पड़ेगा क्या? ऐसे तो हर इंसान गवर्नमेंट को क्या बोलेगा कि एक बार बिजनेस करने दो ना, जीएसटी मत लगाओ, जो पैसा मिलेगा हम दान करेंगे, कौन देखने जाएगा बाद में किया कि नहीं किया। हम बोलेंगे जब दान करोगे ना, इस वाले ट्रांजैक्शन को बिजनेस मत मानना, इस पे जीएसटी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पर्सनल हो गया, ये दान हो गया। लेकिन जहां से पैसा लाए हो वो तो बिजनेस हुआ। अपने आप में लेक्चर बेचना तो बिजनेस हुआ, अपने आप में पेंटिंग बना के बेचना तो बिजनेस हुआ। जो पैसा आया उसका क्या किया वो तो हम कभी किसी को भी नहीं पूछते। उससे अपने बिजनेस एक्टिविटी पे कोई असर आएगा क्या? बोलो हाँ कि ना। आया समझ में? मेरा लेक्चर बेचना तुम लोग को बिजनेस लगता है, सलमान भाई का पेंटिंग बेचना तुम लोग को बिजनेस नहीं लगता है? चीटर। बोलो ये चीज समझ में आई? आईसीएआई आपको कैसे कंफ्यूज करके पूछ सकती है? अपने को अपना ट्रांजैक्शन देखने का, पैसा आने के बाद अपन क्या कर रहे हैं उसका तो कोई रेलेवेंस कभी भी नहीं होता है ना। अपन कभी किसी से कोई चीज लेना चाहते उसको पूछते थोड़ी ना कि तू हमसे पैसा लेके क्या करेगा, वो तो बिजनेस हो गया, बाद में उसको जो करना हो वो करे, उससे अपना ट्रांजैक्शन कभी भी अफेक्ट नहीं होता है। जल्दी बोलो एवरीवन, एब्सोल्युटली क्लियर। अब आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिजनेस में। ये सब कुछ बिजनेस है, ये सब कुछ बिजनेस है, भले ही आप लॉस कर रहे हो फिर भी बिजनेस है। पूरे साल में मान लो मैंने हाइलाइटर का बिजनेस चालू किया, पूरे साल में मेरा सिर्फ एक हाइलाइटर बिका, क्या ये भी बिजनेस है? द आंसर इज यस। वो एक बिका, वो भी नीचे गिर गया। चलो उसके बाद हम समझते हैं सप्लायर का डेफिनेशन। सप्लायर की डेफिनेशन क्या बोलती है?
चलो वापस पढ़ाए बिना, आप इतने स्मार्ट हो, देखो मैंने आप लोगों को बिजनेस नहीं पढ़ाया फिर भी आपने पहले 2 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया, इसका भी आप सही जवाब ही दोगे। बिना पढ़ाए अपने को सब कुछ आता है, कैसे? लेट्स फाइंड आउट। चलो लेट अस से राजवी ने अभिषेक को, राजवी की एक शॉप है जहां पे अभिषेक आया, राजवी ने अभिषेक को क्या किया? चॉकलेट बेची, और अभिषेक ने सामने क्या किया? 20 रुपीज पे कर दिए हैं। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, इस ट्रांजैक्शन में सप्लायर कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, इस ट्रांजैक्शन में रेसिपिएंट कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, क्या चॉकलेट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गुड्स मानी जाएगी क्या? एंड क्वेश्चन नंबर 4, इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन कितना पे हुआ है? चलिए, मैंने आपको ये भी नहीं पढ़ाया कि सप्लायर कौन है, मैंने आपको ये भी नहीं पढ़ाया रेसिपिएंट क्या होता है, कंसिडरेशन वर्ड भी हमने कभी नहीं पढ़ा है, बस गुड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो सबका सही होना चाहिए, उसके अलावा के तीनों क्वेश्चन ट्राई करके बताओ बिना पढ़े। हमको आते हैं क्या? Who is supplier, who is recipient, is chocolate a goods and what is consideration? फटाफट से मेरे को बताओ। चलो मैम, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड चॉकलेट तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब हम बोलेंगे कि यस। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैम हमारा 100% करेक्ट है कि यस, चॉकलेट क्या हो जाएगी? गुड्स हो जाएगी। उसके बाद बच्चों ने आंसर दिया है कि मैम राजवी है सप्लायर, ओके, अभिषेक है रेसिपिएंट और कंसिडरेशन कितना है? तो 20 रुपीज। ये लो, तो फिर क्या पढ़ाना है? स्किप कर दें? स्किप कर दें? आपको तो ऑलरेडी आता है सप्लायर कौन और रेसिपिएंट कौन, तो इसको तो स्किप कर देना चाहिए, बट हमेशा इतना सिंपल नहीं होता। ये तो बहुत इजी एग्जांपल था, तो ऐसा अपने को आइडिया तो है दिमाग में कि भाई जो गुड्स का सप्लाई करता है वो सप्लायर होता है, जो पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है, बट कभी कभी आप सप्लायर और रेसिपिएंट आइडेंटिफाई करने में गलती कर सकते हो, वो अपन आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। इसलिए एक बार आज आपको सप्लायर और रेसिपिएंट का डेफिनेशन सिखाऊंगी, लर्न करवाऊंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न नहीं करना है, आपको बस इसको समझना है, ताकि आगे मैं कभी भी आपसे पूछूं कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। सप्लायर का डेफिनेशन गवर्नमेंट क्या बताती है पता है? सप्लायर मींस इन रिलेशन टू एनी गुड्स सर्विसेज और बोथ, पर्सन सप्लाइंग द गुड्स सर्विसेज और बोथ। क्या बोला? सप्लायर का मतलब जो गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करेगा। आय हाय हाय, क्या डेफिनेशन हो गया मैम? ये तो यही डेफिनेशन है। इसको और कैसे समझाओगे आप कि भाई जो भी गुड्स या सर्विसेज है जो उसको सप्लाई करेगा वो सप्लायर हो जाएगा, इंक्लूडिंग उसका अगर कोई एजेंट है। मान लो मैं अपने आप से सप्लाई नहीं कर रही, मैंने अपने आगे किसी एजेंट को रख लिया है जो मेरे बिहाफ पे सप्लाई कर देता है, तो वो एजेंट एक्ट कर लेगा एज अ सप्लायर। तो सप्लायर का डेफिनेशन कितना सिंपल, क्या बोलता है कि भाई गुड सर्विसेज या बोथ के रिलेशन में जो पर्सन सप्लाई करेगा उन गुड सर्विसेज या बोथ को, वही कौन हो जाएगा? सप्लायर हो जाएगा। और अगर कोई एजेंट है जो सप्लायर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, सप्लायर के बिहाफ पे काम कर रहा है, जो उसके बिहाफ पे सप्लाई कर रहा है, तो हम क्या कर लेंगे? उसको सप्लायर मान लेंगे। ठीक है, पहले ये डेफिनेशन सिर्फ 3 लाइन की ही हुआ करती थी बस, फिर अभी थोड़े टाइम पहले इसमें अमेंडमेंट आया था, एकदम रिसेंट अमेंडमेंट नहीं है, थोड़ा सा पुराना अमेंडमेंट है, मतलब 1 ईयर मान सकते हो आप। अमेंडमेंट आया जो क्या बोलता है, अब यहाँ पे इन लोगों ने ये जो अपन ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलते हैं उनके रिलेशन में सप्लायर के डेफिनेशन को थोड़ा सा और ब्रॉड कर दिया है। जो कोर डेफिनेशन है ना वो तो ये 3 लाइन की ही है। आज से 8, 9, 10 महीने पहले तो डेफिनेशन सिर्फ 3 लाइन की ही हुआ करती थी, जो क्या बोलती थी कि भाई जिसने गुड सर्विसेज या बोथ का सप्लाई कर दिया वो कौन हो जाएगा? सप्लायर हो जाएगा, इंक्लूडिंग उसका एजेंट। अब उसके आगे डेफिनेशन में एडिशन क्या बोलती है कि भाई देखो, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन जो ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या अरेंज या ऑर्गेनाइज करता है? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। क्या बोला कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जो इन प्लेटफॉर्म्स को ओन करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, जो क्या करता है? लोगों से मनी लेता है, मनीज वर्थ लेता है, वर्चुअल डिजिटल असेट लेता है और सामने उन लोगों को ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लाई करता है, इसको भी हम क्या मान लेंगे? सप्लायर मान लेंगे। क्या बोला? मान लो अगर आप कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन गेम खेलते हो तो जो भी वो प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, ओन कर रहा है, चला रहा है, वो पर्सन ही कौन हो जाएगा? उस गेम का सप्लायर हो जाएगा। और ऐसे केस में
जैसे हम नॉर्मल सारे सप्लायर्स को जीएसटी में लायबल करते हैं कि भाई तुम लोगों को लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट को पे करना है, रिटर्न भरना है, वो सारी की सारी लायबिलिटी, वो सारे के सारे कंप्लायंस इस वाले सप्लायर पे भी आ जाएंगे जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स का सप्लाई करता है। भाई डाउट था कि हम अगर गेम खेल रहे हैं तो गेम का सप्लायर कौन हो जाएगा। चलो आपने बोल दिया कि मैम ये जो ऑनलाइन गेमिंग वगैरह होता है ये सब गुड्स है, इन पे जीएसटी लगाना चाहिए, लेकिन सप्लायर कौन, कलेक्ट कौन करेगा इस पे जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि भाई जो भी मनीज वर्थ या वर्चुअल डिजिटल एसेट को कलेक्ट करता है कंसिडरेशन के फॉर्म में, जिस प्लेटफॉर्म पे ये एक्शनेबल क्लेम्स हो रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म को जो भी ओन करेगा, ऑपरेट करेगा, मैनेज करेगा, उसी को हम क्या मान लेंगे, डीम्ड सप्लायर मान लेंगे। और ऐसे केस में जैसे एक नॉर्मल सप्लायर के ऊपर जीएसटी के सारे प्रोविजन अप्लाई होते हैं, वैसे ये ऑनलाइन गेम्स के सप्लायर के ऊपर भी क्या हो जाएंगे, जीएसटी के सारे प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। आई रिपीट अगेन, नो नीड टू लर्न दिस डेफिनेशन, यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड। बोलो, इज द अंडरस्टैंडिंग पोर्शन डन? तो अपन आगे बढ़ते हैं। इसको याद करना नहीं है और सप्लायर में ऐसा कुछ खास है नहीं, तो इससे ज्यादा टाइम देना सेंस भी नहीं बनाएगा। सिंपल, जो गुड्स सर्विसेज या बोथ का सप्लाई करेगा इंक्लूडिंग उसका एजेंट, वो हो जाएगा सप्लायर। लेकिन अगर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ हो रहा है, तो जो भी उस प्लेटफॉर्म को ओन कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, जिसको मनीज वर्थ, वर्चुअल डिजिटल एसेट मिल रहा है, उसको हम क्या मान लेंगे, सप्लायर मान लेंगे। और जैसे नॉर्मल सप्लायर के ऊपर जीएसटी के प्रोविजंस लगते हैं, वैसे ही इस गेमर के ऊपर भी क्या लग जाएंगे, प्रोविजंस सारे के सारे लग जाएंगे। ए हाय, देखो व्हाट अ टाइमिंग, राहुल सर आ गए हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो भाई, मनी है, मनीज वर्थ है, और एक पॉइंट आता है वर्चुअल डिजिटल असेट। और जीएसटी की डेफिनेशन क्या बोलती है पता है, जीएसटी लॉ में वर्चुअल डिजिटल असेट को कहीं समझाया ही नहीं है। जीएसटी की डेफिनेशन ऐसा बोलती है कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में जाके देखना, जीएसटी लॉ क्या बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट में जाके देखना कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है। और जो डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी है वर्चुअल डिजिटल एसेट की, वही डेफिनेशन आपके लिए जीएसटी में भी एप्लीकेबल हो जाएगी। इसलिए अपनी मॉड्यूल में भी कुछ नहीं समझाया है, बस इतना सा लिख दिया है कि भाई जो डेफिनेशन वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम टैक्स एक्ट में होती है, वही जीएसटी में पढ़ लेना। हम जीएसटी में आपको पढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो यहीं पे राहुल सर से प्रॉमिस ले ले, क्या सर, क्या आप हमको समझा दोगे वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है। मैडम ने तो बस हमको शॉर्ट में बता दिया था कि भाई ये जो बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह होते हैं, बस यही सब होता है। राहुल सर आए हैं, पकड़ लो इधर ही। क्या सर, वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है हमको बता दोगे क्या? तो जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए, ये हो गई अपनी सप्लायर की डेफिनेशन, बढ़िया। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं रेसिपिएंट की डेफिनेशन क्या बोलती है। रेसिपिएंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, तो चलो भाई, बिना समझाए भी आप लोगों ने अपने आप बता दिया था यहाँ पे कि अभिषेक कौन हो जाता है, रेसिपिएंट हो जाता है। मैंने तो पढ़ाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बता दिया कि अभिषेक कौन हो गया, रेसिपिएंट हो गया। क्यों? क्योंकि अपने को सिंपल पता चलता है ना कि सप्लायर जो है वो गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई करेगा, तो रेसिपिएंट क्या करेगा, सामने उसके लिए पैसा देगा, कंसिडरेशन देगा। तो भाई रेसिपिएंट का मतलब क्या, अगर कहीं पे कंसिडरेशन पेएबल है तो जो कंसिडरेशन पे करने के लिए लायबल है उसको क्या मान लेंगे, रेसिपिएंट मान लेंगे। लेकिन अगर कहीं पे कंसिडरेशन पेएबल नहीं है, मान लो मैंने किसी को लेक्चर्स फ्री में दे दिए, एक स्टूडेंट ने बोला कि मैम लेक्चर्स की बहुत नीड है, मैंने कहा अरे इसमें क्या है, चलो कोई बात नहीं, 100% स्कॉलरशिप, जाओ फ्री में लेक्चर दे दिए। मतलब ये एक सर्विस तो है, सप्लाई तो हो रही है, लेकिन इसके सामने कोई कंसिडरेशन पेएबल ही नहीं है, तो रेसिपिएंट किसको माने मैम? आपने बोला कि अगर पैसा देना है तो जो पैसा देने के लिए लायबल होगा ना, उसको रेसिपिएंट मानना। लेकिन अगर कहीं पे पैसा देना ही नहीं है तो भाई जिसने मजे लिए वो रेसिपिएंट। मतलब मानो किसी को अगर फ्री में गुड्स दे दिए, फ्री में सर्विसेज दे दिया और सामने कोई पैसा कभी मिलना ही नहीं है, तो ऐसे केस में जिसको भी ये गुड्स डिलीवर हो गए या जिसको भी ये सर्विस रेंडर हो गई, बेसिकली जिसने भी ये गुड्स या सर्विसेज के मजे ले लिए, वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, रेसिपिएंट बन जाएगा। और जैसे सप्लायर की डेफिनेशन में सप्लायर का एजेंट आता है, वैसे ही रेसिपिएंट की डेफिनेशन में रेसिपिएंट का भी एजेंट आ जाता है। मान लो मुझे वॉच परचेस करनी थी, मुझे एक साथ 1000 वॉचेस परचेस करनी थी, तो मैंने एक एजेंट को हायर कर लिया। मैंने बोला कि एजेंट सुनो, तुम जाओ सब सप्लायर्स से मिलो और जो अपने को सबसे सस्ती और सबसे अच्छी क्वालिटी की वॉचेस दे दे, उससे क्या करना, मेरे बिहाफ पे 1000 वॉचेस परचेस करके आ जाना। तो जैसे सेलर के लिए एक सेलिंग एजेंट हो सकता है जो भी
सप्लायर हो जाएगा। तो वैसे बायर के लिए क्या एक बाइंग एजेंट हो सकता है? हाँ, तो भाई जो वॉचेस बेच रहा है उसके लिए तो मेरा एजेंट ही क्या बन जाएगा? रेसिपिएंट बन जाएगा। तो सेलर की डेफिनेशन में सेलर का एजेंट आता है, तो रेसिपिएंट की डेफिनेशन में क्या आ जाता है? रेसिपिएंट का एजेंट आ जाता है। तो पूरे जीएसटी लॉ में अगर हम कहीं पे भी ऐसा बोलते हैं कि हमने किसी को सप्लाई दिया, सप्लाई मेड टू हुम, सप्लाई मेड टू अ पर्सन, तो हमेशा ऐसा अज्यूम कर लेना कि हमने सप्लाई किसको दिया होगा? रेसिपिएंट की बात हम कर रहे हैं। अगर सप्लायर सप्लाई करेगा तो सप्लाई मिलेगी किसको? रेसिपिएंट को मिल जाएगी। बोलो क्रिस्टल क्लियर है क्या? ये देखो मस्त अपनी क्यूटी क्यूटी सी रेसिपिएंट, इतना सारा शॉपिंग इसने कर लिया है। हाँ मैम, कॉन्फिडेंट है तो फिर एज यूजुअल अपन एक क्वेश्चन पूछेंगे और आपको आंसर देना है ना? चलो, मान लो मैं यानी कि रिद्धि यूं ही गई थी बढ़िया क्रोमा स्टोर घूमने, ऐसे ही फ्री थी, मैंने सोचा रिलायंस डिजिटल क्रोमा ऐसे घूम के आते, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक चीजें देख के आते हैं। घूमते घूमते मुझे एक लैपटॉप पसंद आ गया। अब मैंने बोला अरे वाह क्या मस्त लैपटॉप है, इससे तो मस्त क्वालिटी में लेक्चर्स होंगे, मजा आएगा। तो एक काम करती हूँ, मेरे बिजनेस के लिए इस लैपटॉप को खरीद लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, वहां पे ऐसा घूमते फिरते लैपटॉप ले लिया। लैपटॉप ले ही रही थी, घूम रही थी, उतने में मुझे वहां पे मिल गया चिरायु। चिरायु ने बोला अरे हाय मैम, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बोला ओ। चिरायु ने बोला मैम आपकी इंटर बैच का स्टूडेंट, रोज इतने आंसर देता हूँ। मैंने कहा अरे हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? तो हम क्या हुए, दोनों क्रोमा में मिल गए। बढ़िया, हम घूमे साथ में, एक चिरायु ने कुछ लिया, मैंने कुछ लिया, एंड उसके बाद हम लोग बिल बनवाने चले गए। अब लैपटॉप का जैसे ही बिल बना, मुझे याद आया कि अरे शिट, मैं तो ऐसे ही घूमने आई थी, तो मैं तो वॉलेट लाई नहीं हूँ, कार्ड भी नहीं लाई हूँ। फोन देखा तो फोन की बैटरी डेड हो गई थी और चार्जर भी नहीं था। मैंने कहा अरे यार शिट, लैपटॉप ले लिया लेकिन पैसे तो है नहीं मेरे पास। चिरायु ने बोला अरे बस क्या मैम, मैम मैम क्या बात कर दिया आपने, लोग तो अंगूठा दे देते हैं गुरु को, हम एक लैपटॉप नहीं दे सकते क्या? मैंने कहा अरे नहीं नहीं नहीं। चिरायु ने बोला मैम बाद में पैसे दे देना। मैंने कहा अच्छा चल चल ठीक है कोई बात नहीं। तो चिरायु ने क्या किया, मेरे बिहाफ पे वहां पे पे कर दिया। ठीक है, तो जो पैसा था इस लैपटॉप का, वो लैपटॉप का पैसा किसने पे कर दिया क्रोमा को? चिरायु ने पे कर दिया। अब इस केस में मुझे दो क्वेश्चन के आंसर चाहिए कि ये वाले पूरे अरेंजमेंट में सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। मैं गई थी क्रोमा, मैंने लिया लैपटॉप, मेरे बिजनेस के लिए पैसा दे दिया चिरायु ने मेरे बिहाफ पे। बोला अरे मैम क्या आप भी देना हो देना, पैसा नहीं देना हो मत देना, बहुत है अपने पास। चिरायु ने लैपटॉप लेके मुझे दे दिया। इस केस में हु विल बी सप्लायर एंड हु विल बी रेसिपिएंट? टेल मी। चलो 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 फटाफट से। अरे वाह चिरायु, एग्जाम्पल आते ही क्या बढ़िया आंसर दे दिया। आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर देने में सीए फाइनल के बच्चे भी गलती कर देते हैं। सीए फाइनल के बच्चे क्या बोलते हैं पता है? मैम जो पे करेगा वो रेसिपिएंट, क्योंकि चिरायु ने पेमेंट किया है ना, तो चिरायु रेसिपिएंट हो जाएगा। एंड मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि सीए इंटर के सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है कि मैम देखो लैपटॉप को सप्लाई तो क्रोमा कर रहा है, तो सप्लायर तो क्रोमा ही बन जाएगा। एंड रेसिपिएंट में कौन पे कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने मैम एक वर्ड को सर्कल किया था बार बार, लायबल कौन था पे करने के लिए? रिद्धि लायबल थी ना, फिर भले उसके बिहाफ पे उसने किसी से पे करवा दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली लायबल टू पे कौन था ना, उसे रेसिपिएंट माना जाता है। वेरी गुड जिया, वेरी गुड युक्ति, वेरी गुड चिरायु, एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड। यू नो 80% ऑफ सीए फाइनल स्टूडेंट्स इसका गलत आंसर दे देते हैं। उनका ध्यान ही नहीं होता है कि मैम द पर्सन पेइंग कंसिडरेशन नहीं, द पर्सन लायबल टू पे कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पैसा भले चिरायु ने दिया, लैपटॉप किसने लिया? मैंने। लायबल कौन थी पे करने के लिए? मैं। तो रेसिपिएंट किसे माना जाएगा? मुझे ही माना जाएगा। और सप्लायर कौन हो जाएगा यहाँ पे? क्रोमा हो जाएगा। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर? मैम हमको तो पहले से क्लियर था, हमने तो सही जवाब ही दिया था। परफेक्ट, मस्त बच्चे हो। चलो अब इस डायग्राम के हिसाब से हम डेफिनेशन के साथ समझ चुके हैं सप्लायर कौन होता है, रेसिपिएंट कौन होता है और गुड्स क्या होता है। अब हमको एक लास्ट टर्मिनोलॉजी समझनी है जिसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन। तो उसके बाद अगर कोई जीएसटी रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बोल देगा तो हमें हर वर्ड का मीनिंग समझ में आने लग जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं बोलूं सप्लायर सप्लाइड गुड्स टू रेसिपिएंट,
अगेंस्ट कंसिडरेशन। तो क्या इस सेंटेंस में यूज होने वाले हर वर्ड का मीनिंग हमें पता है? हाँ मैम, हमें सप्लायर पता है, रेसिपिएंट पता है, बिजनेस पता है, गुड्स पता है। बस अगर कंसिडरेशन पता चल जाए ना तो हम जीएसटी की लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। चलिए तो कंसिडरेशन के बारे में समझते हैं। कंसिडरेशन बोलता है पेमेंट इन मनी और अदरवाइज। मतलब जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन के फॉर्म में हमेशा पैसा ही दिया जाए। हमने पढ़ा है दुनिया में बार्टर ट्रांजैक्शन होते हैं, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पैसा ही मिले। लेट्स से जिया के पापा की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। अब मुझे खरीदने थे हेडफोन्स, मुझे हेडफोन्स लेने थे, मैं यूं ही गई और वहां पे मुझे जिया मिल गई। तो जिया ने बोला मैम मैं जस्ट कल ही आपके लेक्चर्स परचेस करने वाली हूँ, मैं डेमो देख रही थी, मेरे को मस्त लगा, मैं कल ही आपके लेक्चर्स लेने वाली हूँ और मैंने वहां से हेडफोन ले लिया। तो मैंने बोला अरे मैं तुम्हें पेमेंट करूँ, तुम मुझे पेमेंट करो, उससे अच्छा अपन एडजस्ट कर लेते हैं, जितने के हेडफोन उतने के लेक्चर थे। तो क्या यहाँ पे पेमेंट मनी टर्म्स में हुआ? क्या नहीं, हेडफोन के लिए पेमेंट लेक्चर के फॉर्म में हो गया और लेक्चर के लिए पेमेंट हेडफोन के फॉर्म में हो गया। तो उसको भी कंसिडरेशन मान लेंगे क्या? हाँ मैम मान सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा गुड्स या सर्विसेज के सामने मनी ही मिले। पेमेंट मनी के टर्म्स में भी हो सकता है, अदरवाइज टर्म्स में भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो पैसा हमेशा रेसिपिएंट ही पे करे। अभी मेरा चिरायू और क्रोमा का एग्जांपल लिया, जहां पे रेसिपिएंट अदर पर्सन से भी एक बार अपने बिहाफ पे पेमेंट करवा सकता है। तो मनी या अदरवाइज जो रेसिपिएंट या उसके बिहाफ पे कोई भी और पर्सन पे कर दे, उसे क्या कहा जाता है? कंसिडरेशन कहा जाता है। ये क्या है मैम? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस फॉर सप्लाई, यानी कुछ करने या कुछ ना करने। फोरबियर मतलब रोकना, ना करना, और एक्ट यानी करना। तो कुछ करने या कुछ ना करने का भी अगर कोई मॉनेटरी वैल्यू दिया जाता है ना, तो उसे भी कंसिडरेशन माना जाता है। मैम थोड़ा सा समझा सकते हो? बिल्कुल। चलिए मान लेते हैं आप सब बढ़िया इंटर में सॉलिड रैंक वैंक लाए, पास हो गए, फाइनल में आ गए और सीए बन गए। ठीक है, सीए बनते ही मुझे यशपाल का फोन आया, यशपाल का कॉल आया, बोले हाय मैम, हेलो सीए यशपाल स्पीकिंग हियर। मैंने कहा ओ भाई कंग्रेचुलेशंस, क्या प्लान है आगे? मस्त एकदम एआईआर आ गया तुम्हारा, तो एंजॉय कर रहे हो बिल्कुल। यशपाल ने बोला अरे हाँ मैम टीचिंग करना है मस्त एकदम। मैंने कहा अच्छा कौन से सब्जेक्ट का? आईडीटी का। मैंने कहा अच्छा कितने मार्क्स है आईडीटी में? बोले मैम 93। मैंने कहा ओ भाई मेरे 82 आए थे, तुम मुझसे पढ़ के 93 मार्क्स ले आए, टीचिंग करना चाहते हो, करो अच्छी बात है, और इतने सारे सब्जेक्ट है, तुमको आईडीटी पढ़ाना है, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। तो यशपाल ने बोला अरे मैम आपने इतना सेक्सी पढ़ाया था कि पूरा जीएसटी ऐसा सेट हो गया है ना दिमाग में, मजा आ गया है बिल्कुल सब्जेक्ट के साथ, मेरे को तो अब यही सब्जेक्ट पढ़ाना है, मेरे को तो टीचिंग करना है। मैंने बोला यार मेरे तो 82 मार्क्स थे, लोगों को पता चलेगा मार्केट में एक 93 मार्क्स वाला बच्चा आके, एआईआर वाला बच्चा आके आईडीटी पढ़ा रहा है, तो गड़बड़ हो सकती है। मैंने यशपाल को बोला एक काम कर, घर लॉक कर पे है, नहीं एक काम करो। मैंने यशपाल को बोला कि आप मेरी तरफ से 5 लाख रुपीस रख लो और मुझे प्रॉमिस कर दो कि आप क्या नहीं करोगे, आईडीटी नहीं पढ़ाओगे। यानी मैंने यशपाल को क्या किया? फोरबियर किया कुछ करने के लिए। मैंने बोला आईडीटी पढ़ाने वाला था, मत पढ़ाना, मुझसे पैसे ले ले। तो यहाँ पे यशपाल ने आईडीटी ना पढ़ाने की सर्विस मुझे दी है, क्योंकि सर्विसेज मीन्स तो एनीथिंग होता है ना, तो कुछ करना या कुछ ना करना सब सर्विस है। तो यशपाल ने आईडीटी ना पढ़ाने का सर्विस मुझे दिया है, जिसके लिए मैंने जो पैसा दिया, क्या वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा? द आंसर इज यस। ये तो हो गया कुछ करने का पैसा और कुछ ना करने का पैसा। अब कुछ करने का पैसा, चलो इसका एक इलीगल एग्जांपल लेते हैं मजाक के लिए, ऐसे ही है ना, तो आपको लेकिन समझ में आ जाएगा। अब मानो मैंने यशपाल को बहुत समझाया कि यशपाल देख मत पढ़ाओ, क्यों ऐसा करना है, रहने दो। उसने बोला नहीं मैम मेरा तो फुल एंड फाइनल है, अपने को तो आईडीटी ही पढ़ाना है। उन्होंने ये नहीं मानेगा। मैंने सीधा कांटेक्ट किया चिरायू को। मैंने बोला चिरायू सुनो, आपने मुझे बोला था ना कि मैम कभी भी लाइफ में काम हो मुझे याद करना, आज काम है। चिरायू ने बोला अरे बोलो ना मैम। मैंने बोला एक सुपारी देनी है, यशपाल को उड़ाना है। क्या बोला? मैंने बोला यशपाल को उड़ाना है। मान ही नहीं रहा है, 5 लाख रुपीस उसे देने को तैयार हूं, फिर भी बोलता है कि आईडीटी ही पढ़ाना है। तो यहाँ पे चिरायू ने यशपाल की सुपारी ले ली, मतलब कुछ करने के लिए पैसा ले लिया। तो क्या कुछ करने का पैसा भी कंसिडरेशन माना जाता है? द आंसर इज यस। ये तो मजाक मस्ती हो गई, इलीगल एग्जाम्पल हो गया भाई, इसका कोई ढंग का एग्जाम्पल दे दो मैम। तो मानो एक फैक्ट्री है जो बहुत सारा स्मोक एमिट करती है।
अब ऐसे देखने जाओ ना तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से तो उतना स्मोक अलाउड है कि उतना तो आप एमिट कर सकते हो, चलता है। लेकिन आसपास वाले लोग बोल रहे हैं कि यार हमारे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, रोज अगर थोड़ा थोड़ा स्मोक भी होगा तो हो सकता है वो लोग बीमार पड़ जाए। तो आसपास के लोगों ने आके रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज क्या करो, हमसे थोड़े पैसे ले लो, लेकिन अपनी फैक्ट्री में एक वो इक्विपमेंट लगा लो जिससे कि स्मोक बाहर ना आए। तो यहाँ पे फैक्ट्री ने बोला चलो ठीक है, यानी एक इक्विपमेंट लगाने के लिए उन्होंने अग्री किया, जिसके सामने पैसा लिया। तो कुछ करने का पैसा लेना या कुछ ना करने का पैसा लेना, दोनों ही क्या हो जाते हैं, कंसिडरेशन हो जाते हैं। और पैसा ही जरूरी नहीं है, मनी भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है, और रेसिपिएंट खुद भी पे कर सकता है या किसी अदर पर्सन से भी पे करवा सकता है। सबको क्या माना जाता है, कंसिडरेशन माना जाता है। बोलो यहां तक सब क्लियर कि कोई प्रॉब्लम? यहां तक सब क्लियर के कोई प्रॉब्लम? यशपाल बोल रहे मैम मेरे को तो प्रॉब्लम ही है ना, जबरदस्ती उड़ा दिया। अरे ऐसे कैसे उड़ाए, मैं तो चाहती हूं तुम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाओ रे, धमाका मचाओ दुनिया में। आओ पढ़ाओ आईडीटी, हम भी एक दिन रिटायर होंगे, फिर कौन लेगेसी आगे लेके जाएगा, तुम लेके जाना बिल्कुल। चलिए क्लियर है मैम। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, एडवांस और डिपॉजिट में क्या फर्क होता है? फर्क है, फर्क है, तो क्या फर्क है बताओ? एडवांस और डिपॉजिट, मान लो मैं बोल रही हूं कि मैं पीजी में एक रूम लेने गई और उसने मुझसे क्या किया, 10,000 का तो ले लिया डिपॉजिट, और मेरा पर मंथ पीजी का रेंट मान लेते हैं 3,000 था, तो 3,000 इंटू 3 मैं बोलूंगी कि 9,000 का तो उसने मुझसे एडवांस ले लिया और 10,000 का मुझसे डिपॉजिट ले लिया। तो कोई मुझे समझा सकता है कि डिपॉजिट और एडवांस के बीच में क्या डिफरेंस है? हमको नहीं पता, आप बताओ, चलो टेल मी। मैम एक मेजर डिफरेंस है, जो डिपॉजिट होता है ना वो रिफंडेबल होता है, और जो एडवांस होता है वो आगे जाके हमारे पेमेंट के सामने एडजस्ट हो जाता है। वेरी गुड। जब मैं बोल रही हूं, वेरी गुड युक्ति, जब मैं बोल रही हूं कि मेरे 1 महीने का रेंट 3,000 है और मैंने 3 महीने का एडवांस दे दिया 9,000 का, मतलब मुझे 3 महीने रेंट नहीं देना पड़ेगा, वो आगे जाके मेरी रेंटिंग की सर्विस के सामने एडजस्ट हो जाएगा। इसको तो हम बोल देते हैं एडवांस, और एडवांस को तो कंसिडरेशन माना जाता है। लेकिन डिपॉजिट क्या होता है, आज जिस दिन रूम लिया तब मैंने 10,000 का उनको डिपॉजिट दे दिया कि भाई इन केस जब मैं छोड़ के जाऊं, कुछ मुझसे टूट फूट जाए तो एडजस्ट कर लेना, या मान लो मैं 4-5 महीने तक किराया ही ना दूं कभी, तो मेरे डिपॉजिट में से काट लेना। तो ये एज सच अगर मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करूं तो ये तो मुझे वापस मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। आज जब दिया तभी पता है कि वापस मिलने वाला है, तो फिर आज इसको कंसिडरेशन क्यों मानना है? तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो डिपॉजिट है ना उसको तभी पेमेंट मानना, तभी कंसिडरेशन मानना अगर वो किसी केस में एक्चुअली अप्लाई हो जाए। मान लो कि एक्चुअली मैंने 2 महीने का रेंट देना मैं भूल गई और मेरा जो ओनर था उसने क्या करा, 2 महीने का रेंट मेरे डिपॉजिट से काट लिया, तब हम बोलेंगे कि डिपॉजिट से पेमेंट हो गया और वो कंसिडरेशन हो गया। अदरवाइज आज एज इट इज दिया गया डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, लेकिन आज दिया गया एडवांस जो पता ही है कि आगे जाके एडजस्ट होने वाला है, वो क्या मान लिया जाता है, कंसिडरेशन मान लिया जाता है। अंडरस्टूड? यस मैम। और एक लास्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलती है किसी भी रीजन से, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग प्लांट लगाओ, सोलर प्लांट लगाओ, उसका 50% पैसा हम देंगे, तो गवर्नमेंट ने मान लो किसी भी रीजन से, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी रीजन से हमें कोई सब्सिडी दे दी, तो सब्सिडी में मिला गया पैसा कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। सब्सिडी में मिला हुआ पैसे पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता है। देखो अगर लोकल अथॉरिटी से, किसी प्राइवेट पर्सन से, किसी और से कोई हेल्प मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, वो सब कंसिडरेशन है। ओनली एंड ओनली, क्या बोला, ओनली एंड ओनली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी के फॉर्म में कुछ भी मिलता है तो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाता है।
ये भी आपको लर्न नहीं करना है, बस ध्यान में रखना है कि डिपॉजिट अगर एक्चुअली अप्लाई हो जाए तो पेमेंट मानना, तो कंसिडरेशन मानना, वरना मत मानना। और डिपॉजिट और एडवांस अलग होता है, ये मैं आपको समझा चुकी हूं। कंसिडरेशन रेसिपिएंट भी पे कर सकता है, किसी और से भी पे करवा सकता है। कंसिडरेशन मनी के टर्म्स में भी हो सकता है, या मनी जैसा कुछ और भी हो सकता है। कुछ करने या कुछ ना करने के लिए भी पैसा हो सकता है। एंड लास्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, तो इसको भी हम कभी क्या नहीं मानते, कंसिडरेशन नहीं मानते। और जो चीज कंसिडरेशन नहीं होती है उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लग सकता है। गॉट इट मैम। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। मैम डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? आज के बाद सिर्फ इंटर में नहीं, फाइनल में भी जब आ जाओगे, सीए भी जब बन जाओगे, कोई भी अगर आपको आके बोले डिस्टिंक्ट पर्सन, कोई भी अगर आपको आके बोले डिस्टिंक्ट पर्सन, आज के बाद कसम खा लो आपके मन से आवाज आनी चाहिए, सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। जब भी कोई बोले डिस्टिंक्ट पर्सन, आपके मन से आवाज आएगी क्या? सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। इसको पहले लर्न कर लो, फिर इसका मीनिंग समझाऊंगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है। कहीं भी वर्ड सुनाई दे जाए डिस्टिंक्ट पर्सन, फट से बोल जाने का, सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। क्या होता है इसका मतलब? चलो सबसे पहले मुझे बताओ पैन क्या होता है। इनकम टैक्स में इतना तो पढ़ लिया होगा कि पैन क्या होता है। खाने वाला पान? ए नहीं मैम। जलेबी तलने वाला फ्राइंग पैन? नहीं मैम। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स वाला परमानेंट अकाउंट नंबर पैन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल, हर फर्म, हर कंपनी, हर एचयूएफ के पास अपना एक 10 डिजिट का पैन नंबर होता है। 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स का मिक्सचर होकर एक यूनिक नंबर इनकम टैक्स आपको देती है, जिसको पैन कहा जाता है। और अगर आपको जीएसटी नंबर लेना है ना, तो आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। क्यों मैम? क्योंकि 10 डिजिट का पैन कोड होता है, 2 डिजिट का स्टेट कोड, फिर पैन कोड, और ऐसा जोड़ के जो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर बनता है, उसके अंदर कंपलसरी 10 डिजिट का तो पैन नंबर ही होता है। क्या बोला? जो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है, उसमें बीच में जो 10 डिजिट होते हैं ना, वो तो सेम एज इट इज पैन वाले ही होते हैं। और क्योंकि पैन एक यूनिक नंबर है, तो ऑटोमेटिकली जीएसटी भी क्या बन जाता है? एक यूनिक नंबर बन जाता है। मतलब पूरे इंडिया में किसी भी 2 लोगों का सेम जीएसटी नंबर या सेम पैन नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अब जीएसटी में अभी तक अपन ने ये चीजें पढ़ी नहीं है, पर आगे जाके अपन रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, है ना। देखो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है? स्टेट वाइज होता है। कोई भी जीएसटी नंबर अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं ना, वो स्टेट कोड होते हैं। क्या आपको अपने स्टेट का जीएसटी का कोड पता है? कभी अगर आप लोगों ने ध्यान से शॉप के बाहर सबके जीएसटी नंबर्स लिखे होते हैं, कभी अगर आपने ध्यान से जीएसटी नंबर्स देखे होंगे ना, तो आप जहां पे रहते हो वहां पे सारे लोगों का जीएसटी नंबर सेम नंबर से चालू होता होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके स्टेट का कोड होगा। और इंडिया में हर स्टेट को, हर यूटी को एक कोड असाइन किया गया है। उस स्टेट के सारे जीएसटी नंबर उसी स्टेट कोड से चालू होते हैं। चलो, क्या आपको पता है कि आपके स्टेट का कौन सा कोड है? फटाफट मुझे लिख के बताओ आपके स्टेट का नाम और आपके स्टेट का कोड। जल्दी जल्दी से लिख के बताओ मेरे को, किसको पता है उनका स्टेट का नाम और कोड। तो मैम फर्स्ट 2 डिजिट हमारे क्या हो जाते हैं? स्टेट कोड हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट हमारे पैन नंबर हो जाते हैं। एंड उसके बाद 3 डिजिट्स और होते हैं, एक एंटिटी कोड हो जाता है, चेकसम कैरेक्टर हो जाता है। वो सब अपन रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में जाके देखेंगे। और ऐसा करके अपना टोटल 15 डिजिट का क्या बनता है? जीएसटी नंबर बनता है। मैम मध्य प्रदेश से है हम, और मध्य प्रदेश का हमारा स्टेट कोड क्या है? 23 है। यानी मध्य प्रदेश में जितने जीएसटी नंबर होंगे ना, सबके सब 23 से ही चालू होंगे। इसका एक मतलब तो समझ में आ गया मैम कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज लेना है। यानी सेम पैन में मैं ओनर हूं, मेरा एक शॉप मध्य प्रदेश में है,
एक शॉप गुजरात में है और एक शॉप राजस्थान में है, तो मुझे टोटल 3 रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेने पड़ेंगे क्या? द आंसर इज यस। मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन अलग होगा, गुजरात का रजिस्ट्रेशन अलग होगा और राजस्थान का रजिस्ट्रेशन अलग होगा, जहां पे मेरे जीएसटी नंबर में पहले 2 डिजिट के स्टेट कोड बदल जाएंगे, अगले 10 डिजिट का पैन नंबर तो मेरा सेम ही रहने वाला है। तो हम बोलते हैं कि जब कभी एक पैन में मतलब एक ही ओनर के एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन बोल देते हैं। हर जीएसटी नंबर अपने आप में उस सेम पैन के लिए क्या बन जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएगा। तो जब भी कोई बोले डिस्टिंक्ट पर्सन, आपको क्या बोलने का? सेम पैन के अंदर ले लिया है सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो अगर देखो 2 अलग अलग स्टेट में होंगे ना, तो कंपलसरी डिस्टिंक्ट पर्सन बन ही जाएंगे, क्योंकि आपको 2 अलग स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है। लेकिन सेम स्टेट में क्या होगा तो समझना। अपन एग्जाम्पल लेते हैं मध्य प्रदेश का, है ना। मेरी एक शॉप है इंदौर में और मेरी एक शॉप है उज्जैन में, मान लो। अब ऐसे केस में इंदौर वाली जो शॉप है ना, वो कपड़े की है और उज्जैन वाली जो शॉप है वहां पे मैं ज्वेलरी बेचती हूं। क्या मैं सेम जीएसटी नंबर में दोनों शॉप चला सकती हूं? बताओ मुझे। सेम जीएसटी नंबर में मैं दोनों शॉप चला सकती हूं क्या? इंदौर और उज्जैन। जिनको नहीं पता भाई, दोनों मध्य प्रदेश में ही है। तो ऐसे केस में क्या हम दो सिटी में जो एक ही स्टेट में है, एक कॉमन जीएसटी नंबर के अंदर ये दोनों शॉप चला सकते हैं? द आंसर इज यस मैम, चला सकते हैं। हमको एवरी स्टेट एक रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। उस स्टेट के अंदर हम उस सिंगल रजिस्ट्रेशन में कितनी भी दुकान डाल सकते हैं। मतलब अगर एक ही स्टेट में हमारी 10, 15, 20 ब्रांच भी है ना, तो भी सारी की सारी एक जीएसटी नंबर के अंदर चल जाएगी। लेकिन वही मेरी इंदौर में एक ब्रांच है, उज्जैन में एक ब्रांच है और मान लेते हैं मुंबई में एक ब्रांच है, तो ये जो महाराष्ट्र वाली मुंबई की ब्रांच होगी ना, इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों तो क्या हो जाएगी? सिंगल रजिस्ट्रेशन के अंदर ही चल जाएगी। तो ऐसे केस में क्या इंदौर और उज्जैन जो सिंगल रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्टर्ड है, बोलो ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे क्या? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने पढ़ा सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो क्या इंदौर और उज्जैन वाली शॉप जो सिंगल रजिस्ट्रेशन में है, क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएगी? द आंसर इज नो मैम, नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये तो सेम पैन सेम रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन इनके सामने मुंबई वाली जो ब्रांच है ना, वो क्या बन जाएगी? डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि वो अलग से अलग जीएसटी नंबर के साथ रजिस्टर्ड हो चुकी है। लेकिन मैं ऐसा चाहती हूं कि इंदौर में जो मेरी क्लोथ की शॉप है और उज्जैन में जो मेरी ज्वेलरी की शॉप है, उन दोनों में कुछ भी मिक्स ना हो। मतलब दोनों के अलग रिटर्न जाए, अलग अकाउंटिंग हो, अलग जीएसटी नंबर रहे, दोनों के क्रेडिट्स मिक्स ना हो, दोनों का स्टाफ अलग है, सब कुछ अलग है। तो मुझे एक ही स्टेट में मध्य प्रदेश में ही इंदौर और उज्जैन के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर चाहिए था। तो क्या मैं ले सकती हूँ? आपने बोला कि मैम एक जीएसटी नंबर में दोनों चल सकता है, वो तो समझ गए। आई एम आस्किंग कि मुझे एक ही स्टेट में मेरे अलग अलग ब्रांच के लिए अगर अलग अलग जीएसटी नंबर चाहिए तो मिल सकता है क्या? बोलो। मैंने गवर्नमेंट को बोला कि मेरे को सेम स्टेट में 2 अलग अलग शॉप है, मुझे उनका कुछ भी मिक्स नहीं करना, सब अलग ही रखना है। तो क्या मुझे उसका अलग रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा? मैं ही दोनों की ओनर हूं, फिर भी 2 अलग जीएसटी नंबर एक ही स्टेट में। यस मैम, मिल सकता है। देखो, आपको अगर वॉलेंटरीली अपने अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए तो कोई नहीं रोकेगा। सबके रिटर्न भरो, सबके कंप्लायंस करो, गवर्नमेंट तो खुश है, वो क्यों मना करेगी आपको? तो ऐसे केस में मैं बोल रही हूं कि इवन दो इंदौर और उज्जैन दोनों मध्य प्रदेश में है, सेम स्टेट में है, फिर भी मेरे को चुल थी तो मैंने वॉलेंटरीली दोनों के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया। तो बोलो, क्या अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन बनेंगे? से यस और नो। क्वेश्चन समझ में आया? दोनों ब्रांच सेम ही स्टेट में है, दोनों मेरी है, मतलब सेम पैन है, और मैंने जबरदस्ती, मेरी इच्छा हो गई कि मेरे को दो शॉप के लिए 2 रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैंने ले लिए। तो अब क्या इंदौर ब्रांच और उज्जैन ब्रांच डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएगी क्या? यस मैम, मानी जाएगी। मतलब कंडीशन ये नहीं है कि आप सेम स्टेट में हो, कि आप अलग स्टेट में हो, आप कहां हो। कंडीशन सिंपली क्या बोलती है कि आपका पैन सेम है लेकिन आप दोनों रजिस्टर्ड सेपरेटली हो ना, तो आप डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाते हो। कभी कभी क्वेश्चन चुप रहता है, साइलेंट होता है, और आपको सिंपली ये बोल देगा कि मैंने जयपुर वाली ब्रांच से उदयपुर वाली ब्रांच पे कुछ भेज दिया। अब जयपुर और उदयपुर, जिनको नहीं पता, दोनों ही कहां पे है? राजस्थान में है, एक ही स्टेट में है। अब क्वेश्चन साइलेंट है, तो बोलो आप क्या अज्यूम करोगे कि दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड है कि सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं है? बोलो।
क्वेश्चन ने सिर्फ सेम स्टेट की 2 सिटी दे दी और आपको कुछ भी नहीं बोला, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि सेपरेटली रजिस्टर्ड होंगे कि नहीं होंगे? मतलब हम इनको डिस्टिंक्ट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? टेल मी। यस चिरायु, कर सकते हैं। एक कैंसिल कर दो जीएसटी नंबर, वो ऑटोमेटिक जो बचेगा उसमें मिक्स हो जाएंगे। मैम मैंने 2 अलग अलग शॉप के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब मेरे को एक बंद करना है। मैं सोच रही थी कि चलेगा ना, एक ही स्टेट में तो है, सेम में दोनों को चला लेंगे तो चलेगा। हाँ, वापस कैंसिल कर दो रजिस्ट्रेशन, चलता है। अब देखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना, तो कोई भी नॉर्मल इंसान क्या सोचेगा कि भाई कम से कम जितना कंप्लायंस हो उतना अच्छा, मैं क्यों फालतू में 2 जीएसटी नंबर लूं, क्योंकि जितने जीएसटी नंबर होंगे ना, हर जीएसटी नंबर के लिए आपको उतने रिटर्न्स भरने पड़ेंगे, सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। तो कभी भी अगर क्वेश्चन साइलेंट रहे तो टेंशन नहीं लेने का, सिंपल अज्यूम करने का कि भाई सेम स्टेट में कोई इंसान क्यों ही 2 रजिस्ट्रेशन लेना चाहेगा, तो हम क्या बोल देंगे कि जयपुर उदयपुर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन है। लेकिन यही अगर क्वेश्चन बोला जयपुर और अहमदाबाद, यानी एक राजस्थान और एक गुजरात, फिर तो कुछ सोचने की ही जरूरत नहीं है, फिर तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे स्टेट में तो उसको कंपलसरी दूसरा रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। तो सिंपल हमको क्या बात समझ में आती है कि भाई देखो, हमारा क्या होना चाहिए, सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अंडर सेम बैन होना चाहिए, फिर वो भले ही सेम स्टेट में हो, भले ही वो डिफरेंट स्टेट में हो। मान लो अगर अहमदाबाद से सूरत ब्रांच पे स्टॉक ट्रांसफर किया है तो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंडर सेम रजिस्ट्रेशन है, नॉर्मली तो हम वही मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन पर्टिकुलरली बोलता है कि अहमदाबाद और सूरत ने सेपरेटली वॉलंटरीली भले ही सेम स्टेट में है फिर भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया है, तो हम उनको क्या मान लेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन मान लेंगे। मतलब सेम स्टेट है कि अलग स्टेट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? सेम पैन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, जिसे डिस्टिंक्ट पर्सन जीएसटी में कहा जाता है। उसके बाद मैम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? देखो, जो डिस्टिंक्ट पर्सन है ना, वो जीएसटी नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है कि भाई एक पैन के अंदर जितने जितने जीएसटी नंबर्स है ना, वो सब आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट जगह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है कि भाई मान लो मेरी ये एक शॉप है, मेरी ये एक ब्रांच है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब सामने मेरी दूसरी कोई भी ब्रांच होगी, ऑफिस होगा, स्टॉक वेयर हाउस होगा, गोडाउन होगा, कुछ भी होगा, जो चाहे जीएसटी में रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, वो सब क्या मान लिया जाएगा? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। गुजरात क्या है? ड्राई स्टेट है। मैम ड्राई स्टेट बोले तो गुजरात में ऐसा ओपनली आप दारू नहीं बेच सकते हो। तो मान लो मेरा अहमदाबाद में क्या है? एक कैफे है। मेरा अहमदाबाद में एक कैफे है। ऑफ कोर्स क्योंकि ड्राई स्टेट है तो मैं ऐसे ही लिख कर तो बेच नहीं सकती, मैंने अपने कैफे को जीएसटी में रजिस्टर्ड करवा लिया और मैं बस इधर कॉफी, पिज्जा, सैंडविचेस वगैरह बेचती हूँ। और सामने मैंने गोवा में क्या किया? एक लिक्कर शॉप डाला। लिक्कर शॉप डाला जहां पे सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ही सर्व होता है। अब क्योंकि हमको पता है कि अल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे तो कभी जिंदगी में जीएसटी लगेगा ही नहीं, तो क्या हमको गोवा की शॉप पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी में? द आंसर इज नो मैम। अब दोनों मेरा ही है, अहमदाबाद कैफे भी मेरा है और गोवा का लिक्कर शॉप भी मेरा है। एक बात बताओ मुझे, क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे? नहीं होंगे मैम। क्यों? क्योंकि सेम पैन तो है पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है, लिक्कर वाली शॉप तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो इसको डिस्टिंक्ट पर्सन कैसे माने? डिस्टिंक्ट पर्सन तो 2 अलग अलग जीएसटी नंबर्स जो सेम पैन के हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। लेकिन क्या ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे क्या? द आंसर इज यस। भाई एक लेग पे रजिस्ट्रेशन है ना, तो बस उस एक रजिस्टर्ड इंसान के सामने जितनी ब्रांचेस, जितनी ऑफिसेज है, वो चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड, सब क्या मान ली जाती है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान ली जाती है। बोलो समझ में आया? एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सामने दूसरा एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, वो चाहे रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, नॉट नेसेसरीली रजिस्टर्ड। तो इन दोनों एस्टैब्लिशमेंट्स को क्या मान लिया जाता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया जाता है। जैसे कि एक रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट सूरत और एक अनरजिस्टर्ड लिक्कर शॉप इन गोवा, ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। एंड यहाँ पे अपन ऑफिशियली खत्म करते हैं क्या मैम? अपना पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडर जीएसटी। आज का आपका होमवर्क क्या है? आज का आपका होमवर्क है कि आपको एक बार रफ शीट में सारी डेफिनेशन लिखनी है। सारी नहीं लिखनी है, बेसिकली आपको सिर्फ गुड्स, सर्विस, रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन और 6 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम और कंसिडरेशन,
एक बार आज होमवर्क में आपको ये सारी डेफिनेशन लिखनी है। दिस इज योर टुडेज होमवर्क। बाकी सारी डेफिनेशन सिर्फ रीड करोगे और रिवाइज कर लोगे, लेकिन ये वाली डेफिनेशन आपको आज लिखनी है। और लिख के क्या करना है, जैसे ही आपका डेफिनेशन लिख के हो जाए, आपको 9714111666 जो मेरा क्या है मोबाइल नंबर है, इस पे फोटो खींच के भेज देना है कि देखो मैम हमने सारी डेफिनेशन लिख दी। आपको जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे हैंडराइटिंग में 1-2 घंटा लेके लिखना है। आप जैसे मैं क्लास में लिखवाती हूँ ना, ऐसा मनी एंड सिक्योरिटी अदर देन, वैसे करके भी लिख लोगे तो भी चल जाएगा। बट आई वॉन्ट यू टू टेक पेन पेपर एंड राइट वंस इन योर रफ शीट। बोलो करोगे? ये मेरा नंबर है, सेव भी कर लो। कभी कोई दुख दर्द पीड़ा हो तो यू कैन टेक्स्ट मी हियर। आप लोगों का एक ग्रुप भी बना दिया जाएगा जहां पे अपन होमवर्क वगैरह सब कुछ साथ में शेयर कर पाए। तो ये जो इतनी डेफिनेशन जितनी मैंने लिख के दी है ना आपको, बस ये आपको याद रहनी चाहिए। बाकी सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। तो इनको आज याद करके एक बार रफ शीट में लिख के मुझे यहाँ पे फोटो भेज देना, तो फिर आपको कल का क्लास अटेंड करने मिलेगा। नहीं तो आपको बाहर निकाल देंगे। मैम यूट्यूब है, हम तो ज्वाइन कर ही लेंगे, तो बाद में जब सॉफ्टवेयर पे क्लास होगी ना तब एक दिन बाहर निकाल दूंगी, ध्यान रखना। मैं बहुत रेयरली आपको कभी कभी होमवर्क दूंगी, लेकिन जब भी दूंगी इसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं तो सारी डेफिनेशन शुरू के 10 मिनट में रिवाइज करवा देती हूँ। तो आपको क्या 10 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा लगेगा? नहीं मैम, 10 मिनट का होमवर्क कर सकते हो ना? हाँ मैम। करके मेरे को फोटो भेज देना। जो बच्चे अब भी आज मेरे साथ लाइव नहीं है, मान लो 1 महीने 2 महीने बाद आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर जब भी देख रहे हो, तब भी आपको ये होमवर्क करके ही अगला लेक्चर चालू करना है मुझे फोटो भेजने के बाद। मैं रिकॉर्डेड मोड के बच्चों का भी सारा ट्रैक रखती हूँ। मैसेजेस नहीं आते हैं तो कॉल कर देती हूँ, और पेरेंट्स को भी कॉल कर देती हूँ। हमारे पास आपका डेटा है तो ध्यान रखना। ओके मैम, चलिए आज का सेशन यहीं तक। कल संडे है तो छुट्टी है, मंडे से अपन सप्लाई अंडर जीएसटी को शुरू करेंगे। आपकी जो बुक है इंटर सीए आईडीटी की, आपकी जो बुक है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आज प्रिंट में गई है। टोटल 178 पेजेस की आपकी कॉन्सेप्ट बुक बनी है फाइनल, सारे के सारे अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने के बाद। सी आई विल शो यू वंस। 2 मिनट और रुक जाओ। मैंने जो फर्स्ट 5-6 चैप्टर्स है वो सारे आपको एक ड्राइव का लिंक मिला होगा, शेयर ड्राइव का लिंक, जिसमें एक नोट्स नाम का फोल्डर होगा। उस नोट्स नाम के फोल्डर में आपको शुरू के सारे 5-6 नोट्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे। हावेवर आपको चाहिए तो आप खाली पहले 2 चैप्टर का प्रिंट निकाल लो जो अभी अपना क्लास में चल रहा है। एनीवेज आज बुक प्रिंट में गया है, कल संडे है, मंडे को बुक प्रिंट हो जाएगा तो ट्यूसडे या वेंसडे तक आपको डिस्पैच हो जाएगा। और देखो जो लोग इंदौर में ही रहते तो उनको तो डिस्पैच के एक का सेम डे ही मिल जाएगा, और जो मान लो आप लोग मध्य प्रदेश के बाहर के जो भी लोग हो तो भी आपको स्पीड पोस्ट मतलब ब्लू डार्ट वगैरह से भेजा जाता है, तो मैक्सिमम 3 to 4 डेज लगते हैं आपको बुक मिलने में। यानी आज से नेक्स्ट 7 डेज में ये बुक आपके घर पे होगी, प्रिंट होके सब होने के बाद भी। और 7 डेज में हम 2 चैप्टर से ज्यादा कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए ही तो ड्राइव में से खाली सप्लाई अंडर जीएसटी का एक प्रिंट निकाल लेना, बस वो चैप्टर खत्म होगा, वहां तक आपको एनीवेज हार्ड कॉपी पूरी की पूरी 178 पेजेस वाली मिल जाएगी। बहुत बहुत मेहनत करके और बहुत बहुत सुंदर और प्यारी सी बुक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। देखो पूरी की पूरी बुक में ऐसे हैंड रिटन है, जहां पे चार्ट्स लगेंगे वहां पे चार्ट्स, जहां पे टेबल्स चाहिए टेबल्स, पिक्चर्स चाहिए पिक्चर्स। जितनी ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट आई एम वर्किंग ऑन दिस बुक फ्रॉम लास्ट 15 to 20 डेज, डेली 2 to 2.5 आवर्स, मतलब ऑलमोस्ट 50 to 60 आवर्स दे के पूरी बुक रीड्राफ्ट करिए। अगर आप लास्ट अटेम्प्ट की इंटर की जो अपनी जीएसटी की मॉड्यूल थी ना, मैंने फ्री में टेलीग्राम पे सबके लिए ओपन पीडीएफ शेयर कर रखा था। वो पीडीएफ से अगर आप अपनी बुक मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे बड़े बड़े चैप्टर्स है, रिटर्न्स अंडर जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, चार्ज ऑफ जीएसटी, वो पूरे चैप्टर मैंने दोबारा से वापस नए लिखे हैं। अब ये तो समझ में भी आ जाएगा क्योंकि हैंड राइटिंग है तो एकदम सेम तो आएगी नहीं, हैंड राइटिंग देखने जाओगे तो आपको अलग दिख जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि ऑलमोस्ट मैंने आपके लिए 60 to 70 पेजेस वापस लिखे हैं, दोबारा से पूरी बुक रीड्राफ्ट करी है। एंड बहुत 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 ही ज्यादा सुंदर बुक। ये देखो जो भी आपको ग्रीन में मिलेगा ना इस बुक में, वो सब आपके लिए अमेंडमेंट है, और ये ऑटोमेटिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो भी चीज ग्रीन में है मतलब वो हम पहली बार पढ़ने वाले हैं, वो गवर्नमेंट ने नया लाया है आपके अटेम्प्ट के लिए। तो बिना बोले ही ऑटोमेटिक जितनी भी ग्रीन चीजें कहीं पे भी आपको बुक में दिखती है वो सारे आप लोगों को क्या हो जाएंगे, अमेंडमेंट्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये चीज ग्रीन में हाईलाइटेड थी तो ये भी क्या है, अमेंडमेंट है, ये रेट चेंज हुआ है। जो भी आपको जहां पे भी ग्रीन कलर का मिलेगा वो सब कुछ क्या करना, समझ जाना कि अमेंडमेंट है। और अमेंडमेंट
अमेंडमेंट में से ही कम से कम 5-10 मार्क का पेपर तो एग्जाम में आ ही जाता है इंटर लेवल पे, कम से कम 10 मार्क बोल रही हूँ, तो आपको मजा आ जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है। तो अपने को पता चल जाएगा कि भाई ज्यादा अमेंडमेंट है तो इनमें से तो एग्जाम में 10-15 मार्क का आ ही जाएगा, तो वो तो अपना मस्त फिक्स पोर्शन हो जाएगा। तो बहुत बहुत एंजॉय करोगे आप जैसे ही आपको बुक मिलेगी। बिल्कुल से मेरे को एक फीडबैक मैसेज डालना कि बुक कैसी लगी है, क्योंकि ये प्रिंट नहीं करवाई है हमने, बाकी लोगों की तरह कॉपी पेस्ट नहीं किया है। जो भी अमेंडमेंट आए हैं, जो भी नई चीजें आई है, सब मैंने पढ़ के समझ के छोटा करके आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिख के दिया है, ताकि आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े। बोलो यस। हाँ जी मैम। चलिए, तो अब हम लोग मंडे को मिलेंगे। होपफुली आपको 5-6 दिन में बुक भी आपके घर पे रिसीव हो जाएगी, तो फिर मेरे साथ सब मार्किंग करते जाना और आपको बहुत मजा आता जाएगा। आज बस एक बार डेफिनेशन लिख के मेरे को फोटो खींच के भेज दोगे। सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।